हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से। सेट 2 का सॉल्यूशन आप देखेंगे पूरे क्वेश्चंस के, तो शांति से इसको देखना। इसकी पीडीएफ की जो फाइल की है, जो आपको पासवर्ड है, वो इसी वीडियो में ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। तो मैं बता दूंगा, उसको ध्यान से नोट कर लेना। बार बार कमेंट में आप पासवर्ड ना पूछें। तो ये आप देख रहे हैं सेट 2 का सॉल्यूशन पूरा का पूरा। और स्टार्ट करते हैं हम। इसी तरह से आपके सारे विषय के जितने भी सॉल्यूशंस जैसे हमने फर्स्ट सेट के बनाए थे, वैसे ही आपके सेकंड सेट के भी बनाए जा रहे हैं। तो बने रहिए और मोर अपडेट्स के लिए ध्यान दे रखना। बहुत सारी चीज़ें जो है आप छोड़ रहे हैं, जो चीज़ मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, यानी कि मैंने बहुत सारे पोस्ट किए और उन पोस्ट को आपने छोड़ दिया, और वो उसी पोस्ट में से इस मॉडल पेपर में क्वेश्चंस आ गए। तो इसका मतलब वो पोस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनके आंसर्स आप दीजिए ताकि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी जो है बेहतर हो सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करें। और आप दूसरे बोर्ड के भी सैम्पल पेपर्स ज़रूर देखिए, उनमें और आप में कोई अंतर नहीं है ज़्यादा, बस क्वेश्चन पूछने का ढंग अलग है। बाकी सेम क्वेश्चंस होते हैं, सेम टेंस होती है, सेम व्याकरण होता है, आपका सब कुछ सेम होता है। मैथमेटिक्स तो आपकी बिल्कुल ही सेम है, आपके साइंस बिल्कुल सेम है। इस तरह से आप ये दो तीन सब्जेक्ट तो कम से कम इंग्लिश, मैथ और साइंस का तो देखिए। तो ये है आपका जो सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आपको इसमें इस पैसेज को पढ़ना था और इसके बाद में इसके आंसर देने थे। तो पैसेज को सॉल्व करने के लिए हमेशा जो है पैसेज में जो चीज़ पूछी जाती है वही आपको देखनी है। तो द मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विद, तो यहाँ पे कवर्ड विद आप देख सकते हैं कहीं पर भी, तो कवर्स ये रहा। ठीक है, तो यानी कि आपका जो है अबाउट 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है देखना पड़ेगा कि कौन सा आंसर सही है। तो इस तरह से पैसेज में आराम से ढूंढ सकते हैं। पैसेज सॉल्व करना सबसे इजी है, क्योंकि इसमें आंसर आपके सामने होते हैं, जैसे मैं इसमें बताने वाला हूँ, ध्यान से देखना। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा आपका, वाटर। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट कर देंगे। अब आ जाइए देखिए सेकंड जो क्वेश्चन पूछा गया इसमें, व्हाट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन कैन अफोर्ड द ड्रिंक राइट काइंड ऑफ फूड। तो अगर आप इसी पेज में इसी में देखेंगे, तो अगर आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन को, द वर्ल्ड इंक्रीजिंग पॉपुलेशन रैपिडली इट्स विथ 3 times ऑफ मच फूड एज वी प्रोड्यूस इज प्रेजेंट एंड नीडेड इन द कम। अब अगर हम ध्यान से देखें तो केवल 1/2 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन टुडे कैन अफोर्ड एनफ फूड, जो है ना। तो इस टाइप के एनफ काइंड ऑफ फूड वो आपका जो पॉपुलेशन इतनी ही मिल सकती है, हाफ ही जनसंख्या है जो एनफ फूड ले सके। तीसरा क्वेश्चन जो पूछा गया इसमें पूछा गया आपसे, द अमाउंट दैट पीपल ईट वेरीज कंसिडरबली, गिव एन एग्जाम्पल। तो यहाँ लास्ट जो लाइन में आप देखेंगे, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, तो ये आप देखेंगे, ए वर्कर इन यूएसए, एक जो है श्रमिक, यूएसए का श्रमिक, ईट्स 3.5, 3.5 गुना खा जाता है, इतना जितना कि एक फार्मर एक डे में साउथ ईस्ट एशिया में खाता है। यानी कि एक फार्मर यानी एक किसान साउथ ईस्ट एशिया का केवल इतना ही खा पाता है, उसका 3.5 गुना जो है यूएसए का एक वर्कर खा जाता है। तो आप ये देखिए, ये चीज़ एग्जांपल आपको देनी थी। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो पूछा गया है, विच प्लेस ऑन अर्थ इज़ सुटेबल फॉर ग्रोइंग मोर फूड्स, चौथा क्वेश्चन है। तो इसमें आपका जो है, यहाँ पर आप जब देखेंगे इस पूरे पैसेज को पढ़ेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे मच मोर फूड कैन बी ग्रोन वेयर द सॉइल एंड क्लाइमेट आर गुड। तो ये आपको यहाँ पे आंसर लिख देना था। ठीक है, इसी तरह से कंप्लीट द फॉलोइंग है। तो पांचवा जो क्वेश्चन है इसकी बात करें, तो यहाँ पे जो है आपका आंसर है, अबाउट डैश ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ वाटर। ये पहली लाइन से ही लिया गया है। तो आप पहली लाइन जब पढ़ोगे, अबाउट देखिए ऊपर ही पहला लाइन में अबाउट 2/3, तो 2/3 वहाँ पे पैसेज में आ जाता। तो इसी तरह से आसानी से आप सॉल्व कर सकते थे। इसी तरह से द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़, तो ये आप देखेंगे वेरी रैपिडली, तो हमने ये दूसरे लाइन में ऊपर देखा था। यहाँ पर देखिए ये इंक्रीजिंग वेरी रैपिडली, तो इंक्रीजिंग वहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह से आपको ये पैसेज सॉल्व करने हैं। इसके बाद में सातवां जो क्वेश्चन है, 3 times एज मच फूड एज वी प्रोड्यूस एट प्रेजेंट विल बी नीडेड बाई द ईयर टू कम इफ़ एवरी वन इज़ टू हैव एनफ टू ईट। यानी कि इसमें पूछा गया है कि 3 times मच फूड एज वी प्रोड्यूस एट प्रेजेंट, यानी कि अभी जितना हम अभी फसल उगाते हैं उसका 3 गुना हमें चाहिए, अगर हमें पूरा भरपेट खाना खाना है आने वाले समय में। ठीक है, ये पूछा गया। इसके बाद में, ए फार्मर इन डैश कुड प्रोबेबली फीड 11 फैमिलीज विद द फूड प्रोड्यूसेस। तो इसका आंसर जो है लास्ट पैराग्राफ में आप देखेंगे तो मिल जाएगा। तो ए फार्मर इन कनाडा, कनाडा लिखा है, वुड प्रोबेबली फीड 11 फैमिलीज विद द
फूड ही प्रोड्यूसेस। एक किसान अपने खेत में जितना उगाता है वो कम से कम 11 फैमिलीज़ को पाल सकता है। कहाँ पे? वो कनाडा का किसान है जो इतना उगाता है, अगर वो किसानी करता है तो वो 11 फैमिलियों को पाल सकता है। ठीक है, इतना वो प्रोड्यूस कर सकता है। तो इसके बाद में आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन में। यहाँ पे भी रीड करना है, उसके बाद में आपको आंसर देने हैं। इन इंडिया वर्किंग वुमेन लीड ए लाइफ ऑफ ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला। तो ये वाला पैसेज राजस्थान बोर्ड में पूछा गया है। अभी मॉडल पेपर जो सॉल्व किए थे मैंने उसमें भी पूछा गया है। कई आपके बोर्ड में जो है ये पैसेज जो हैं, हर बोर्ड के इंग्लिश पेपर देखिए, ये पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार पैसेज आपके जो क्वेश्चन आ चुके हैं उन्हीं में से आ रहे हैं, यानी कि किसी न किसी बोर्ड का पैसेज आएगा आपका इस बार, नया पैसेज कुछ नहीं आएगा। और सबसे खास बात है कि आपके 5 मॉडल पेपर आ रहे हैं, तो आपके 5 मॉडल पेपर में से ज़्यादातर क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि 5 मॉडल पेपर देने का मतलब है कि आपका 80% सिलेबस कवर कर दिया जाएगा। तो चलिए इसके स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चंस के। तो जिस तरह से मैंने फर्स्ट आपको पैराग्राफ समझाया था, तो उसी तरह से यहाँ पे भी आपको आंसर देने हैं। तो हम इसको फटाफट देख लेते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। तो देयर आर डैश कैटेगरीज ऑफ वर्किंग वुमेन इन इंडिया। तो आप इस पूरे पैसेज को पढ़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 4। उसके बाद में आपके पास में अगर इसकी पीडीएफ फाइल नहीं है तो मैं इसकी लिंक जो है, आपके पास क्वेश्चन पेपर नहीं है तो लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ये पीडीएफ फाइल भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। इसका पासवर्ड इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। 10वां क्वेश्चन है दे आर कमिटेड टू देयर जॉब्स। ठीक है, यहाँ पर आप जब पैसेज पढ़ेंगे तो ये पूरी लाइन देखनी है, तो उसके आगे ये आ जाएगा। तो टू देयर जॉब्स इन इंडिया वर्किंग वुमेन, यहाँ पे ये पैसेज में ये लाइन देखने के बाद में देखोगे आप लीड ए लाइफ ऑफ ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। उसके बाद में 12th है ए सिजिबल सेक्शन ऑफ वुमेन आर ब्रीड विनर्स। ठीक है, यहाँ पर आपका यह साइजेबल बोल सकते हैं आप। इसके बाद में आपको हमेशा जो है क्वेश्चन में दिया जाता है इस वाले लाइन को पढ़ना है, आगे का भर देना अगर ब्लैंक स्पेस आता है तो। दे रिजर्व देयर वीकेंड्स फॉर हैवी हाउस वर्क। वो अपने वीकेंड को यानी कि छुट्टी को बड़े बड़े घरेलू काम के लिए रिजर्व करके रखती हैं। जो औरतें घरेलू कामकाज नहीं कर पाती हैं और ऑफिस जाती हैं, तो वीकेंड में सबसे बड़ा उनका काम है। फिर उसके बाद में गिव 2 रीजंस बिहाइंड वर्किंग बाय द मेजोरिटी ऑफ वुमेन। आपको 2 रीज़न देने हैं कि सब अधिकतर महिलाएं जो हैं वो नौकरी क्यों करती हैं। तो बिकॉज दे आर क्वालिफाइड, क्योंकि वो शिक्षित हैं। वांट ए सेकंड इनकम, और वो दूसरा इनकम भी सोर्स चाहती हैं। जैसे उनके हस्बैंड कमाते हैं तो वो चाहती है कि मैं भी कमाऊँ तो और भी इनकम हो जाए। और तीसरा चीज़ अगर उसमें देखें तो डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ फॉर द पार्ट ऑफ द डे। तो वो पूरे दिन एक ही घर का काम करके बोर हो जाती हैं, तो वो चाहती हैं कि घर से बाहर भी निकले तो एक पूरे दिन में आधा हिस्सा कुछ दूसरी टाइप की एक्टिविटी में निकल जाएगा। तो ये भी उनका मेन टारगेट होता है। उसके बाद में 15वां क्वेश्चन पूछा है वाई डू मेजोरिटी ऑफ वर्किंग वुमेन प्रीफर टू स्टे इन जॉइंट फैमिली। तो ये वर्किंग वुमेन ज़्यादातर जॉइंट फैमिली में क्यों रहना पसंद करती है, तो क्योंकि उनके बच्चे की देखभाल अगर वो ड्यूटी जाती हैं तो कोई भी कर सके, यानी कि बिकॉज। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं तो मेजोरिटी ऑफ वर्किंग वुमेन प्रीफर टू स्टे इन जॉइंट फैमिली बिकॉज देयर चिल्ड्रेन कैन बी टेकन केयर वाइल दे आर एट वर्क। यानी कि उनके बच्चों की देखभाल हो सके जब वो ड्यूटी पर जाएं। ठीक है, जैसे दादा दादी चाचा चाची कोई भी घर पे रहता है तो वो उनकी देखभाल कर देते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें 16वें क्वेश्चन में फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन फॉलोइंग। तो डुअल और डबल एक ही चीज़ होता है, यानी कि डबल मतलब भी 2 और डुअल मतलब भी 2। और डिवोटेड मतलब किसी के प्रति श्रद्धा रखना, आस्था रखना, प्यार रखना, किसी के लिए समर्पित होना। तो यहाँ पे कमिटेड, कमिटेड भी वही चीज़ है, किसी के लिए समर्पित। आई एम कमिटेड टू स्टडी। ठीक है, आई एम कमिटेड टू कहते हैं जैसे कि आई एम कमिटेड टू वर्क हार्डर। इस तरह से आप मतलब ये कमिटेड मतलब अपने आप को समर्पित करके रखना कि मैं ये काम करना है, मुझे ये काम करना है बस। ठीक है, तो डिवोटेड भी ऐसा ही है, आप भगवान के प्रति डिवोटेड हो सकते हैं, कमिटेड हो सकते हैं। तो इस तरह से ये आंसर लिखना था आपको। 17वां क्वेश्चन है मेक सेंटेंस विद द फॉलोइंग वर्ड्स। तो इसमें आपको इसी पैसेज में से सेलेक्ट कर लेना था, जहाँ पे हेवी आता था उस लाइन को उठा के दे देना था। तो ये रहा आपके सामने हेवी वर्ड के साथ में, ये रहा हेवी वर्ड। तो इस हेवी वर्ड को हमने यूज़ कर दिया इस वर्ड में। और इसी पैसेज में फिर आपको देखना था क्वालिफाइड कहाँ पे आ रहा है, और क्वालिफाइड को भी आपको यहाँ पे उसी लाइन में से उठा के रख देना था। बस आपको मेहनत कुछ नहीं करनी थी, केवल कॉपी करनी थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पर सेक्शन बी जो है राइटिंग सेक्शन ग्रामर का आ गया। तो इसमें आपको सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू प्रोवाइड कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी इन योर स्कूल। तो दोस्तों इसमें आपको स्कूल का नाम नहीं दिया है और नाम आपका भी नाम नहीं दिया है, तो आप अपना नाम और अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं। और इसका जो है आंसर मैं नीचे अभी दिखा रहा हूँ।
और इसी के मैं सारे आंसर जो है 18 और 19 के तीनों के आंसर एक जगह ही हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ पे रुका हुआ। और ऑप्शन में जो है BSNL मैनेजर को जो है आपको रिक्वेस्ट करना है कि आपका जो सीरियस फॉल्ट या डेडलाइन है, डेड फ़ोन जो डेड हो गई हैं उनकी रिपेयरिंग के लिए। और 19वां जो है उसमें आपको पैराग्राफ लिखना है, एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स गिवन इन अबाउट 150 वर्ड्स में। तो आपको एन आइडियल टीचर पे लिखना है, माई एम्बिशन पे लिखना है, लाइफ इन विक सिटी पे लिखना है। तो इनके भी आंसर्स नीचे अभी मैं शो कर दूंगा, यहाँ पे देखिए ये रहा आंसर। तो पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को कंप्लीट करता हूँ, फिर लास्ट में उसके आंसर्स को देख लेंगे। तो यहाँ पर आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया थर्ड, चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस आंसर द क्वेश्चंस। तो इसमें आपका है द रिपोर्टिंग वर्ब ऑफ द स्पीकर विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस इन इज़ नॉन एज। तो ये डायरेक्ट स्पीच होती है, अगर इसमें चेंजेस हो जाता तो ये इनडायरेक्ट स्पीच हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद में अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ सी इज़ नॉट गिल्टी इज़, तो अगर वो गिल्टी नहीं है तो वो क्या है, इनोसेंट है। तो बी इज़ द राइट आंसर, सी इज़ इनोसेंट। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 22वां, चेंज इनटू कंपाउंड सेंटेंस और टेकिंग ए पेन सी रोट ए लेटर। तो यहाँ पे आ जाएगा ए ऑप्शन में, कंपाउंड मतलब इसको जोड़ना है। तो सी टुक ए पेन एंड रोट ए लेटर। तो इसमें जो सेंटेंस है इसको केवल आपको करेक्ट करना है कि इसमें जो आपके यूज़ किया गया है वर्ब फॉर्म वो सही है नहीं, बाकी उसको जोड़ देना है। नेक्स्ट जो 23वां क्वेश्चन है इसमें पैसिव वॉइस ऑफ सी वाज राइटिंग ए लेटर। तो वाज वाला है तो इसमें आपको वाज वाला ही देखना है। तो यहाँ पे आपको सामने बी ऑप्शन है, ए लेटर वाज बीइंग रिटन बाई हर। इसके अलावा सारे ऑप्शन गलत हैं, किसी में भी वाज यूज़ नहीं हुआ है। बस ये होता है आपको MCQs पकड़ने का तरीका, थोड़ा बहुत टेंसेज में ये हेल्प करती है। 24वां क्वेश्चन है सुपरलेटिव डिग्री ऑफ गोल्ड इज़ मोर प्रीसियस देन एनी अदर मेटल इज़। तो गोल्ड इज़ द मोस्ट प्रीसियस ऑफ ऑल एलिमेंट्स। ठीक है, ये सबसे आपका मोस्ट जो है ये है जाएगा। तो ये ए ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। आगे चलते हैं, अब 18वें क्वेश्चन का जो आंसर रह गया था उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको जो लेटर लिखना था प्रिंसिपल को उसमें कंप्यूटर के लिए, तो यहाँ पे है दैट टू द प्रिंसिपल, आपके स्कूल का नाम और आपकी एड्रेस वगैरह, और डेट आप कुछ भी लिख सकते हैं। सब्जेक्ट फैसिलिटी ऑफ लर्निंग कंप्यूटर इन द स्कूल, एक्सपेक्टेड सर दिस इज़ द टाइम ऑफ कंप्यूटर्स, मोस्ट ऑफ द स्कूल्स इन आवर सिटी provide computer education, our school is definitely better than them, so we must have even better computer and teachers to teach us computer education। बस इतना सिंपली आपको लिखना था, यानी कि ये कंप्यूटर का ज़माना है, मोस्ट स्कूल ये कंप्यूटर की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, हमारा स्कूल उनसे बेहतर है, तो हम क्यों ना मतलब कंप्यूटर एजुकेशन सीखें और उनके लिए टीचर्स की व्यवस्था की जाए। इस तरह से लिखना है आपको। सो आई रिक्वेस्ट यू टू स्टार्ट प्रोवाइडिंग अस विद द कंप्यूटर एजुकेशन, ऑल द स्टूडेंट विल बी ऑब्लिक फॉर दैट। उसके बाद फेथफुली आपका नाम वगैरह लिख सकते हैं। ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसके और ऑप्शन में पूछा गया था BSNL के मैनेजर को आपको एक लैंडलाइन की शिकायत लिखनी थी। तो यहाँ पे टू द BSNL मैनेजर, सब्जेक्ट आपको डायरेक्ट लिखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर एड्रेस देता BSNL मैनेजर कहाँ का, तो आप इसके नीचे एड्रेस लिखते हैं सब्जेक्ट में, फिर नॉन फंक्शनिंग टेलीफोन और डेडलाइन टेलीफोन लिख सकते हैं। रिस्पेक्टेड सर, दिस लेटर इज़ टू ब्रिंग टू योर नोटिस दैट नॉन फंक्शनिंग ऑफ टेलीफोन लाइन इन आवर एरिया फॉर द लास्ट 2 days। तो ये नोटिस कराने के लिए है कि हमारे जो एरिया में है टेलीफोन लाइन 2 दिनों से जो है डेड पड़ी है या नहीं काम कर रही है। डिस्पाइट कंप्लेंट अबाउट द फ़ोन, बावजूद इसके कि कंप्लेंट किया गया है, नो वन हैज़ कम टू अटेंड द कंप्लेंट, कोई भी कंप्लेंट करने नहीं आया, अटेंड करने नहीं आया। एंड आर फेसिंग इमेंस ट्रबल इन इंटरनेट कनेक्टिविटी, हम बहुत ही जो है परेशानी का सामना कर रहे हैं इंटरनेट की कनेक्टिविटी में। और इसके आगे लिख सकते थे आप, आपका एजुकेशन जो है सफ़र हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस आवर एजुकेशन इज़ सफरिंग। तो ये भी आप लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखना चाहें तो ये भी बहुत है। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू टेक द मैटर अहेड, मतलब इस मामले को आगे तक ले जाएं और लुक इनटू द मैटर एंड रेक्टिफाइड द इशू। उसके बाद में थैंकिंग यू लिख करके, रिगार्ड्स लिख करके आपको अपना नाम लिख देना है। रिगार्ड्स हमेशा लिखना है जब आप फॉर्मल टाइप का लेटर लिखते हैं, उसमें ओबीडियंटली वगैरह नहीं लिखना है, सिंसियरली लिख सकते हैं। 19वां क्वेश्चन है, आपको पैराग्राफ लिखना था एक आइडियल टीचर पे। तो एक आइडियल टीचर के ऊपर आप कैसा भी पैराग्राफ अपने टीचर के ऊपर लिख सकते हैं जो आपको 9th 8th में किसी में पढ़ाते हो। तो देयर आर मैनी टीचर्स इन आवर स्कूल, मिस वीना गुप्ता माई हिस्ट्री टीचर इज़ एन आइडियल टीचर इन माई आइज़। तो इस तरह से आपको ये पूरा पैराग्राफ लिखना है। आप इस पूरे पैराग्राफ को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं।
इसके आगे जो दूसरा पैराग्राफ लिखना था उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। इस पैराग्राफ को आप लास्ट तक यहाँ तक पढ़ लें, फिलोसफर तक। नेक्स्ट जो पैराग्राफ लिखना था माई एम्बिशन पे, तो सबकी एम्बिशंस अलग अलग होती हैं, तो कोई भी आप एक एम्बिशन अपने चूज़ कर सकते हैं कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं, और उसके ऊपर कुछ इस तरह से आपको अपने लाइंस जो हैं लिखनी है। जैसे कि यहाँ पर हमने एक अलग ही टॉपिक उठाया है, तो ऑलमोस्ट एवरी हैव द एम्बिशन इन लाइफ, एम्बिशन लीड्स अस। तो यहाँ पर हमारा जो माई एम्बिशन जो है वो यहाँ पर लिखा गया है लाइफ टू जॉइन द आर्मी। ठीक है, जनरली डॉक्टर लिखते हैं, इंजीनियर लिखते हैं, तो यहाँ पे हमने एक स्पेशल टॉपिक उठाया है जिसका नाम है माई एम्बिशन इन लाइफ इज़ टू जॉइन आर्मी, यानी कि एक आर्मी मैन बनने के लिए, और यहाँ पर उसके बारे में लिखा गया है। तो आप ये भी याद कर सकते हैं, बहुत ही सिंपलेस्ट वर्ड में लिखा गया है। इसके आगे लाइफ इन द बिग सिटी पे भी आपको पैराग्राफ लिखना था, तो ये लाइफ इन अ बिग सिटी, ये भी जो आपका तीनों पैराग्राफ हैं ये दूसरे बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं और हमने सॉल्व किया था, तो वो हमारे को याद है। और तो इसी तरह से आप दूसरे बोर्ड के ज़रूर क्वेश्चन पेपर्स को देखिए ताकि आपको याद हो जाए। तो ये सब आप इस पैसेज में लिख दें, पैराग्राफ में लिख दें। आ जाइए 25वें क्वेश्चन पे, तो यहाँ पे है इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द टीचर सेड द अर्थ इज़ राउंड। तो यहाँ पे आपको लिखना है द टीचर सेड दैट द अर्थ इज़ राउंड। ठीक है, द टीचर सेड दैट द अर्थ इज़ राउंड। यहाँ पे अभी इज़ की बात हो रही तो वाज तो आएगा नहीं और कैन भी नहीं आएगा, तो ऑटोमेटिकली आपका इज़ वाला जो है करेक्ट हो गया। तो यही मैंने बताया कि एक कॉमन सेंस आपको लगानी है, आंसर ऑटोमेटिक करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में 26वां क्वेश्चन है संजय वाज राइटिंग ए लेटर इन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो संजय तो आपका हो गया, तो वाज आपका पास्ट होता है, वाज पास्ट होता है तो पास्ट आ गया। ठीक है, और आईएनजी जिसमें लगता है वो कंटिन्यूअस होता है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। 27वां जो क्वेश्चन उसकी बात करें, द इंट्रोगेटिव फॉर्म ऑफ एवरीबॉडी लव्स हिज कंट्री। तो यहाँ पे इसका आपको क्या बताना है, इंट्रोगेटिव। तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव यानी कि हु, और वहाँ पे भी आपको देखना है कि वर्ब की जो फॉर्म है उसको आपको समझना है। तो हु डज नॉट लव हिज कंट्री, तो कौन अपने देश से प्यार नहीं करता है, तो इसका राइट आंसर है एवरीबॉडी लव्स हिज कंट्री। तो यहाँ पे हु नहीं आएगा, नन नहीं आएगा, और हु लव्स हिज कंट्री, तो हु लव्स तो कौन प्यार करता है केवल आएगा, तो उसमें कोई एक एवरीबॉडी नहीं आएगा ना, तो इसलिए आपका ये आंसर हो गया, सी हो गया। इसके बाद में आ जाइए 28वें क्वेश्चन पे। 28वें क्वेश्चन में आपको बताना है द प्रेजेंट कंटिन्यूअस बताना है, तो प्रेजेंट में आपका इज़ आ जाएगा हैज़ की जगह, और गोन का क्या आ जाएगा, कंटिन्यूअस है तो आईएनजी लग जाए तो गोइंग हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में द सिंपल पास्ट ऑफ द विन, तो विन का पास्ट टेंस वन होता है। 30 क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स बाय द मॉडल्स। तो सबसे पहले में आपका ही कैन राइट ए लेटर, वो एक लेटर या पत्र लिख सकता है। हु विल विन द रेस, ये दौड़ कौन जीतेगा। उसके बाद में वी मस्ट ओबे द लॉ ऑफ ट्रैफिक, हमें ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए, मस्ट है यानी कि करना ही चाहिए। उसके बाद में आपका डी, जहाँ पर आपको लगे कि करना ही है तो वहाँ तो मस्ट आएगा ही आएगा। इसके बाद में लेबर हार्ड सो यू मे पास, अब यहाँ पे मे क्यों है, क्योंकि यहाँ पे चांसेस हैं। ठीक है, मे लेबर मतलब आप परिश्रम करो, मतलब परिश्रम बहुत मेहनत करो, दैट यू मे पास तुम ताकि तुम पास हो जाओ, यानी कि वो पास हो नहीं पा रहा है तो उसमें मे आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका 30 नंबर। 31 की बात करें तो फिलअप्स हैं इसके, तो यहाँ पर आपके ब्रैकेट में जो वर्ड दिए गए हैं इनको आपको सही सेट करके वर्ब की फॉर्म में लिखना है। तो पहले में आ जाएगा द पेशेंट हैड डाइड, तो ये पेशेंट मर चुका बिफोर द डॉक्टर केम, तो डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट जो है वो मर गया। ठीक है, हैड डाइड। इसके बाद में कुछ लोग तो डाइड ही लिख देते डायरेक्ट, तो वो गलत हो जाता। इसके बाद में सी इज़ ब्यूटीफुली आ गया, तो सी इज़ है, इज़ के साथ में अब आपका सिंपल जो होता है जनरली आपका आईएनजी आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मेन जो यहाँ पे आ जाएगा सिंगिंग। उसके बाद में ही हैड डैश द मैच वन, आपका हो जाएगा वन। ठीक है, क्योंकि इसका पास्ट टेंस आएगा, हैड आ गया है। और इंडिया गोट इंडिपेंडेंस इन, तो गेट का आपका गोट हो जाएगा, इसमें आपको वर्ब की फॉर्म लगाने की ज़रूरत नहीं है। वर्ब की फॉर्म लगाएंगे तो भी ये सही हो जाएगा और नहीं लगाएंगे तो भी ये सही है। इसके बाद में हम 32 नंबर की बात करें तो ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड। तो सबसे पहले में आपको टू हटाना है, तो यहाँ पे लिखा गया है आपको यू आर टू लेज़ी, तो टू हटाने के लिए आपको सो दैट लगाना पड़ता है। तो यू आर सो लेजी दैट, यानी कि सो लगा दिया और दैट लगा दिया, सो दैट यू कैन नॉट वर्क, ये आ जाएगा इसका आंसर। बी है हु वुड नॉट रन फ्रॉम ए लायन, मतलब शेर से कौन नहीं भाग सकता,
तो इसको असर्टिव सेंटेंस में आपको बताना है। तो एवरीवन वुड रन फ्रॉम ए लायन, यानी कि सब कोई शेर से भागता है या भागेगा, ठीक है ना। कौन नहीं भागेगा पूछा है पहले में, और इसमें क्या हो गया, भागेगा। उसके बाद में आपका सी सेक्शन है, इसमें पूछा गया है सी सेड आई एम प्लेइंग, इसको इनडायरेक्ट में आपको बताना है। तो सी सेड दैट सी वाज प्लेइंग, इनडायरेक्ट उसका हो जाएगा। आपका इनडायरेक्ट वर्ड को आपको ज़रूर पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। डी ऑप्शन है ही रोट ए लेटर इनटू पैसिव वॉइस, तो ए लेटर वॉज रिटन बाय हिम, रोट आ गया है और रोट का आपका वॉज रिटन आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें 33 नंबर क्वेश्चन की, तो राइट द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द फॉलोइंग। तो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगी, कंपैरेटिव जाएगी मोर ऑनेस्ट और कंपैरेटिव हो जाएगी आपकी मोस्ट ऑनेस्ट, इसी तरह से हैप्पियर और हैप्पीएस्ट, ठीक है। उसके बाद में आ जाइए सेक्शन सी लिटरेचर ऑफ प्रोज में, सेक्शन में से आपका ड्यूरिंग ए चाइल्डहुड इन गोवा, तो ये वाला जो है आपका बेकरी जो बेकर होता है उसके बारे में है। तो उसके आंसर्स यहाँ से आपको देने हैं, उस पार्ट को आपको याद रखना है, तभी आप आंसर दे पाएंगे। ऐसा नहीं है कि इतना छोटा सा पैसेज दे देते इसी में से आप सारे आंसर्स दे पाएँ, ज़रूरी नहीं होता है। तो आपको पाठ भी याद होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि पहला क्वेश्चन जो है पूछा गया है, वो पूछा गया आपसे हाउ डिड द पीपल इन गोवा लुक एट द बेकर। तो द पीपल लुक अपॉन द बेकर एज देयर फ्रेंड कंपेनियन एंड गाइड, यहाँ पर आपको इसका आंसर जो है ऊपर वाली लाइन में मिल जाएगा। उसके बाद में व्हाट अराउज्ड द नरेटर फ्रॉम स्लीप इन द मॉर्निंग व्हेन ही वाज चाइल्ड, तो वो जब चाइल्ड था तो क्या हुआ था। तो यहाँ पे आप देखेंगे द जिंगलिंग थग ऑफ द बम्बू वेक अप फ्रॉम द स्लीप व्हेन वी, मतलब ये चाइल्ड था तब, ये आगे आप उसको थोड़ा सा पढ़ोगे तो चाइल्डहुड पहले से ही लिखा हुआ है, तो चाइल्ड की कहानी बता रहा है। तो यहाँ पे लिखा है द जिगलिंग थड ऑफ बेकर्स बम्बू वोक अप द स्लीप इन द मॉर्निंग व्हेन ही वाज चाइल्ड। इसके बाद में सी सेक्शन की बात करें तो सी में आपसे पूछा गया व्हाट डिड द नरेटर लॉन्ग फॉर। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, द नरेटर लॉन्ग्ड फॉर बीइंग दोज ब्रेड्स बैंगल्स विच आर क्लोजली केयरफुली। तो यहाँ पर आप देखोगे चूज़ केयरफुली, तो इसका आंसर जो है यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर आपको इसका आंसर जो है ये रहा व्हाट वी दोज फॉर, ये रहा केयरफुली तक, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं। आगे आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स रिंगिंग और क्लिंकिंग साउंड। तो वो जिंगिंग मतलब भी होता है बजाना, ठीक है, किसी चीज़ को, जैसे सिक्कों को आप हाथ में लेकर के अगर कोई आवाज़ करे, छनछनाहट की आवाज़ आती है, उसको जिंगिंग बोलते हैं, रिंगिंग और चिंकिंग साउंड, ठीक है, जो कि आपके पैसेज में दिया गया है और मैंने यहाँ पे भी लिखा है। इसके आगे की बात करें तो लेंचो डिमांडेड डैश फ्रॉम गॉड। तो अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो उसने अपना जो है गॉड को एक लेटर लिखा था, उसमें 100 पेसोस मांगे थे। उसके बाद में द नेम गिवन टू एनिस डायरी। तो ये क्वेश्चन मैंने यूट्यूब के पोस्ट में डाला था, अगर बहुत सारे स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था और बहुत लोगों ने सही आंसर दिया था, बाकियों ने बहुत ज़्यादा गलत दिए थे, तो उनको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। उसका आंसर जो है राइट होगा किटी, उसने अपनी डायरी का किटी नाम रखा। और जो इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ, तो ये है कर्नाटका का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, नेल्सन मंडेला वाज द प्रेसिडेंट ऑफ। तो अगर आपने चैप्टर ध्यान दिया होगा तो उसमें आ गया आपका आंसर साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट जो है स्केच द कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। तो लेंचो का आपको कैरेक्टर स्केच बनाना था या बताना था। ये क्वेश्चन भी दूसरे जो बोर्ड के मॉडल पेपर जो मैं बना रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ, उनमें आए हुए हैं, तो दूसरे बोर्ड के मॉडल पेपर ज़रूर देखिएगा। लेंचो वाज ए वेरी हार्ड वर्किंग फार्मर, ही वर्क लाइक एन ऑक्स इन हिज फील्ड, ही हैड फर्म फेथ इन गॉड, or he believed that God is watching everything and would definitely help him in his problem. He lived in the only house in the entire valley which was located at the crest of the लो हिल। ये भी मैंने क्वेश्चन पूछा था कि उसका जो लेंचो का जो हाउस था वो कहाँ था, तो इसका भी आंसर बहुत लोगों ने सही सही दिया था। तो ही हैड ए कॉर्न फील्ड ऑफ हिज ओन वेयर हिज 2 एल्डर सन्स हेल्प हिम वाइल वर्किंग। तो इस तरह से आपको लेंचो क्या करता था, क्या था वो, उसके बारे में थोड़ा सा कैरेक्टर उसकी बतानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेड एनी डिसाइड टू राइट ए डायरी। एनी ने मतलब डायरी लिखने का डिसाइड क्यों किया। एनी फेल्ट लोनली एंड नीडेड ए फ्रेंड और विद whom she can share
हर थॉट एंड एक्सपीरियंसेस हैंस शी डिसाइडेड टू राइट ए डायरी। यानी कि एने अपने आप को अकेला महसूस करती थी और वो उसको एक दोस्त की ज़रूरत थी और जिससे कि वो अपनी बातें शेयर कर सकें, अपने थॉट्स यानी कि अपने ख्याल को साझा कर सके, अपने एक्सपीरियंस को बता सके। तो उसने क्या करा, अपनी एक डायरी बना ली, उसी से वो शेयर करती थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पोइट्री में से बी सेक्शन आपका रीड करना था इसको और इसके आंसर्स देने थे। तो इस तरह का जो ये क्वेश्चन है ये आपका अमांडा वाला जो पोएम है उसमें से आया है। तो नेम ऑफ द पोएम पूछा गया तो अमांडा है आपको, यानी कि बुक को ध्यान से पढ़ना है, कौन सी पोएम कौन लिख रहा है और किसका कौन राइटर है। और इसका राइटर जो है आपको बताना था, तो इसका राइटर जो है आपका कौन हो जाएगा, तो रॉबिन किन है। उसके बाद में आपका सी सेक्शन है, इसमें पूछा गया है व्हाट इज़ सी डूइंग। तो सी इज़ बाइटिंग हर नेल एंड सिटिंग लेजली विद हर शोल्डर बेंट। इसमें कहीं भी आपको ये आंसर नहीं मिलेगा। अगर किसी ने ये स्टोरी पढ़ी है यानी कि ये कविता पढ़ी है तो उसको याद होगा कि उसकी मदर जो है उसके लिए मना भी करती है। तो व्हाट सी डूइंग, तो ये वो काम करती है। ठीक है। उसके बाद में डी ऑप्शन है हाउ डज़ द स्पीकर मेक्स डिज़ाइंस। तो इसका भी आंसर आपको इस पूरे में नहीं मिलेगा। अगर जिसने स्टोरी पढ़ी है यानी कि कविता पढ़ी है तो उसका आंसर मिल जाएगा द स्पीकर मेक्स डिज़ाइन विद हर बेयर फीट्स ऑन द सॉफ्ट डस्ट। ठीक है। इसके बाद में 41वां क्वेश्चन है हु शुक द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री। तो यहाँ पर जो क्रो था वही इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको क्या लिखना है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हु रोट द पोएम फायर एंड आइस। तो रॉबर्ट फॉर्स जो हैं उन्होंने ये लिखा था, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं 43 में। तो 43 जो क्वेश्चन है इसमें वेयर हैज़ द बॉय लॉस्ट हिज बॉल। तो यहाँ पे आ जाएगा इन वाटर, या अगर इन रिवर देता तो वो भी सही है क्योंकि वो जब स्ट्रीट में खेल रहा था तो उसका जो बॉल है वो नदी में गिर गया। आगे बात करें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो हाउ डज द टाइगर ट्रफी द विलेजर्स। तो टाइगर कैसे मतलब करता था, तो द टाइगर पॉवल्स अराउंड द हाउसेस ऑफ विलेजर। वो क्या है, टाइगर्स चारों तरफ थे विलेजर्स के। ही ट्रफिल्स देम बाई स्नैलिंग, उनकी तरफ दहाड़ करके, उनको अपना पंजा दिखा करके, और जो था ना उस वजह से वो उनको करता था। और जो है आप लिख सकते हैं कि देयर हाउसेस सिचुएटेड नियर द जंगल। उन लोगों का जो है विलेजर्स का जंगल के पास था। ही ट्रैफिक द विलेजर्स बाय द बियरिंग ऑफ फेंजेस एंड सोइंग लॉन्ग कॉल्स। वो पंजों से भी दिखाता था और अपना जो है दहाड़ के भी उनको डराता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डस्ट ऑफ स्नो और व्हाट डज द पोएट से हैज़ चेंज हिज माइंड। थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक है, बाकी सही है। तो इसमें द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द फाइन पार्टिकल्स ऑफ फ्लेक्स ऑफ स्नो। यानी कि जो बर्फ़ के जो फ्लेक्स हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं, या वो कह सकते हैं कुछ भी बौछार सी हैं, उनको यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो कहा गया है। और द सडन शावर इन द फ्रंट ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो चेंज द पोइट्स मूड। जब इस तरह की जो बरसात हुई लेखक के ऊपर, तो लेखक का मूड जो है अचानक चेंज हो गया और सैड से वो हैप्पी हो गया और वो उसने फील किया, रिफ़्रेश हो गया वो, और उसने अपने जो रेस्ट जो डे है उसको इन्जॉय करने का फ़ैसला किया। तो ये आपको लिख देना था, इसका आंसर हो गया। 45 की बात करें तो वाज ए ब्रिलियंट साइंस। तो कौन साइंटिस्ट था, तो ग्रिफिन था, जिसने साइंटिस्ट होने के साथ साथ में वो थोड़ा ख़तरनाक भी हो गया था। नेक्स्ट जो है भोली वाज डैश डॉटर ऑफ रामलन। तो फोर्थ जो डॉटर थी, या फिर बोल सकते हैं उसका एल्डेस्ट डॉटर जी, यंगेस्ट डॉटर जो थी वो भोली थी। ठीक है। उसके बाद में हम बात करें, कभी कभी पूछता है कि ये जो रामलाल की कितने बच्चे थे, तो आपको ये भी बताना पड़ जाएगा। उसके 3 बेटे और 4 बेटियां थी। ठीक है। या केवल पूछ ले कितनी बेटियां थी, तो 4 बेटियां थी, कितने बेटे थे, तो 3 बेटे थे। ये आपको जनरल चीज़ें ध्यान रखनी है। 47वां क्वेश्चन है व्हाट डिड रिचर्ड एवराइट कलेक्ट ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड। तो वो अपने चाइल्डहुड में कॉइन्स भी करता था, रॉक्स भी, बटरफ्लाइज भी। तो आंसर आ जाएगा डी। उसके बाद में हु वाज टिकीज इन द स्टोरीज थीफ स्टोरीज में। तो यहाँ पे इसका आंसर लिखे हुए हैं जैसे 48 का आंसर जो है ये रहा। तो ट्रिकी वॉज ए लिटिल डॉग इन द स्टोरी ऑफ ट्रम्प स्टोरी, या फिर आप लिख सकते हैं ट्रिकी वॉज द पेट डॉग ऑफ मिस्टर पम्फेरी का, है ना। ये भी आप सिंपल लिख सकते हैं। और ही वॉज ओन्ड बाई पम्फेरी हु पम्पर्ड हिम टू मच एंड गेव हिम ए लॉट ऑफ फैटी फूड टू ईट। इस तरह से आपको ये आंसर लिख देना है, तो इसको आप याद करेंगे। 49 नंबर है स्केच द कैरेक्टर स्केच ऑफ ग्रिफिन। तो जैसा हमने पहले ऊपर
कैरेक्टर स्केच बताया था उसी तरह से यहाँ पे भी देना था। तो ग्रिफिन इज़ एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट और ही वॉज वेरी गिफ्टेड बट यूज्ड हिज माइंड इन ए सिनिस्टर वे, क्योंकि यहाँ पे कैरेक्टर स्केच देना है तो उसकी खूबियाँ और कमियाँ दोनों बतानी है। उसके बाद में आप ही डिवाइज्ड एन एक्सपेरिमेंट्स या ही एक्सपेरिमेंट टू बिकम इनविजिबल एंड देन स्टार्टेड रॉबिंग एंड मर्डरिंग हुम केम इन हिज वे, यानी कि उसने एक्सपेरिमेंट किया उसमें इनविजिबल का और वो इनविजिबल हो गया तो उसने लोगों का मर्डर करना और लूटना पाटना शुरू कर दिया जो उसके रास्ते में आता था। उसके बाद में यहाँ पर और ऑप्शन की बात हम बाद में करेंगे, इसी का आधा आगे का पार्ट भी हमें है। तो गिफिन इज़ ए गिफ्टेड यंग यूनिवर्सिटी medical student with albinism who studies optical density. He believes he is on the verge of great scientist discovery. तो आप चाहें तो ये पूरी लाइन लिख सकते हैं या इसमें से कुछ लाइन को छोड़ करके आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। तो आपके ऊपर है, ज़रूरी है कि आपको पूरा लिखना हो। थोड़ा बहुत भी आप मिस्टेक करते हैं तो लाइन को कट ना करें, लाइन को मिला करके एक वर्ड मीनिंगफुल बना दें। इसके और ऑप्शन में आया हुआ जो क्वेश्चन है उसकी बात करें, व्हाट वाज द कॉज ऑफ मटिल्डाज रूइन। तो इस आंसर को देने से पहले आपका जो है पासवर्ड है तो उस पासवर्ड को नोट कर लें। पासवर्ड जो है आपका 3455, ठीक है, 3455 जो है ये आपका पासवर्ड है। और आंसर है व्हाट वाज द कॉज ऑफ मटिल्डाज रूइन। तो यहाँ पे आ जाइए नीचे, देख लीजिए यहाँ पे ये इसका आंसर है। तो लास्ट जो आंसर है आपका, द कॉज ऑफ मटिल्डा रूइन वाज हर डिससेटिस्फैक्शन विद द वॉट एवर लाइफ ऑफर्ड हर, मतलब उसको अपने लाइफ से ही नाराज़गी थी कि उसने ज़िंदगी ने उसको क्या दिया है। सी वाज ऑलवेज अनहैप्पी, वो हमेशा दुखी रहती थी। सी फेल्ट दैट सी वाज बोर्न फॉर ओल्ड एंड डेलिकेसीज एंड लग्जरीज, सी डिसलाइक्स हर सरकमटेंसेस। तो उसकी वो एक सोच थी कि जितने भी दुनिया के आरामदायी और बढ़िया चीज़ें हैं वो उसके लिए ही हैं, मतलब उसी के लिए वो जन्मी हैं। और वो जो है इस तरह के जो उसकी हालात थे उससे वो नफ़रत करती थी। तो ये था आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन। इसी तरह आपको सारे सब्जेक्ट के सॉल्यूशन मिलने वाले हैं, वेट करिए और बने रहिए। इसके अपडेट्स को भूलिए मत और जितने भी हम क्वेश्चन डालते हैं उनको ज़रूर देखिए, वो बहुत आपके काम आने वाले हैं। और आप नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको टाइम टाइम पे जो भी अपडेट्स आती हैं वो हम डालते रहते हैं वो मिलती रहे। हम ऑल इंडिया को सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं है केवल आपके लिए। तो हमारे पास सबसे ज़्यादा मोर अपडेट्स और लेटेस्ट अपडेट्स हर जगह से आती रहती हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर बने रहिए इस चैनल पे और देखते रहिए इस वीडियो को ध्यान से और शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ में, व्हाट्सएप टेलीग्राम जो भी आप ग्रुप यूज़ करते हैं। थैंक यू वेरी मच।